हमारे YouTube चैनल के सभी दर्शकों को मेरा यानी डॉक्टर रघुवीर सिंह मौर्य का नमस्कार। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं जो राजशेष महाविद्यालय हैं उन महाविद्यालयों में टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की नियुक्ति किस प्रकार से की जाएगी, उससे जुड़ा हुआ राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी जयपुर का ये लेटेस्ट ऑर्डर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी राजशेष जयपुर के द्वारा आदेश जारी किया गया है। ठीक है, और ये किससे रिलेटेड है? ये है, आप देखिए, राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी राजशेष के शाही निकाय के अनुमोदन उपरांत राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी राजशेष हियरिंग ऑफ मैन पावर रूल 2023 जारी किए जाते हैं। मैन पावर, राजशेष महाविद्यालयों में मैन पावर जो है यानी टीचिंग और नॉन टीचिंग जो स्टाफ है वो किस प्रकार से रखा जाएगा, उसकी नियुक्ति किस प्रकार से की जाएगी, उससे रिलेटेड जो आदेश है वो राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा जारी किया गया है। तो ये 27 पृष्ठों का आदेश है। मैं आपको इसकी मेन जो बातें हैं वो बता देता हूँ। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, नोटिफिकेशन अधिसूचना। ठीक है, ये इंग्लिश के अंदर है, आप इसको देख लीजिए। मैं हिंदी में इसको बता देता हूँ कि राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी यानी राजशेष के नियमों के नियम 7 के उपनियम 3 और 4, ठीक है, 3 और 4 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गवर्निंग बॉडी की मंजूरी के साथ कार्यकारी समिति जनशक्ति की भर्ती को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है। सोसाइटी राजशेष के मामलों के संबंध में नियुक्ति व्यक्तियों के संपर्क और सेवा की अन्य शर्तों के आधार पर। ठीक है, तो इसके आधार पर, इस अधिसूचना जो है इसके आधार पर राजशेष जो महाविद्यालय हैं उसके अंदर जो मैन पावर लिया जाएगा उससे जुड़ी हुई ये जो है अधिसूचना है, किस प्रकार से उनकी नियुक्ति की जाएगी, क्या आयु सीमा रहेगी, ठीक है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर बताई गई हैं। तो ये आप देख सकते हैं, संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ कि इन नियमों को राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी यानी राजशेष जनशक्ति भर्ती नियम 2023 कहा जाएगा। जनशक्ति भर्ती नियम 2023 कहा जाएगा। ठीक है, फिर देखिए इसमें कि ये तत्काल प्रभाव से जो है लागू हो जाएंगे, ये तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएंगे और वे सोसाइटी के मामलों के संबंध में संविदात्मक पदों पर सोसाइटी द्वारा नियुक्त संपूर्ण जनशक्ति पर लागू होंगे। ये आप इंग्लिश के अंदर है, हिंदी के अंदर मैं बता रहा हूँ इसको। ठीक है, अब इसके अंदर जो मेन बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ये तो प्रशासनिक शब्दावली है कि इनका क्या मतलब है, इनका क्या मतलब है, तो इनसे तो आपको कोई ज़्यादा मतलब भी नहीं होना चाहिए। जो आपके लिए काम लायक जो बातें हैं वो मैं आपको इसके अंदर जो है बता देता हूँ। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं दायरा और आवेदन, स्कोप एंड एप्लीकेशन, दायरा और आवेदन। तो इसको क्या कहा इसके अंदर, ये नियम सोसाइटी के कार्यों के कार्यान्वयन के लिए वित्त विभाग की सहमति से प्रशासनिक विभाग द्वारा सृजित संविदा पदों पर और इन नियमों के प्रावधानों के अनुसार ऐसे संविदा पदों पर नियुक्त व्यक्तियों पर भी लागू होंगे, बशर्ते उनका चयन सार्वजनिक विज्ञापन के माध्यम से आवेदन आमंत्रित करने के बाद किया गया हो। ठीक है, इस पूरे पैराग्राफ का ये मतलब है। चौथी जो बात है, कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट एंड स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट यानी संविदा पद और संविदा पदों की संख्या। तो इस बारे में क्या कहा गया है इसको मैं आपको हिंदी के अंदर बता रहा हूँ। पहले पॉइंट को, ये पॉइंट नंबर फर्स्ट, इसको सोसाइटी के कार्यों के कार्यान्वयन के लिए सृजित संविदा पदों की प्रकृति ऐसी होगी जिसे वित्त की सहमति से प्रशासनिक विभाग द्वारा सीधे संविदा पद पर भर्ती के लिए अधिसूचित किया जा सकेगा। ठीक है, तो ये मेन जो बात है वो मैं इसके अंदर आपको बता रहा हूँ। बाकी आपके जो काम के लायक बात नहीं है वो इसमें आपको मैं नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, इसमें पॉइंट नंबर 5 देखिए आप, ये आपके सामने पॉइंट नंबर 5 है, रिक्तियों का निर्धारण।
डिटरमिनेशन ऑफ वैकेंसीज, रिक्तियों का निर्धारण किस प्रकार से किया जाएगा। तो इस पूरे पैराग्राफ का अर्थ बता रहा हूं कि नियुक्ति प्राधिकारी प्रत्येक 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल के बाद यथाशीघ्र अगले 12 महीने के दौरान या जब भी ऐसी आकस्मिकता उत्पन्न होगी प्रत्येक श्रेणी में भरी जाने वाली अनुमानित रिक्तियों की संख्या निर्धारित करेगा। ठीक है, फिर है मेथड ऑफ हियरिंग, नियुक्ति की विधि। तो इसमें क्या कहा है, नियम 4 के उपनियम 1, नियम 4 के उपनियम 1 के अंतर्गत सर्जित संविदा पदों पर इन नियमों के अंतर्गत संविदा पर नियुक्ति के लिए भर्ती एजेंसी द्वारा सार्वजनिक विज्ञापन के माध्यम से आवेदन जो है वो आमंत्रित किए जाएंगे। आपकी जो नियुक्ति इसके अंतर्गत होगी वो सार्वजनिक विज्ञापन के माध्यम से होगी। ठीक है, और एज देखिए, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसमें एज क्या निर्धारित की गई है वो आप देखिए, आयु। तो आयु के बारे में देखिए, इसमें क्या कहा गया है कि इन नियमों के तहत अनुबंध पर भर्ती के लिए एक उम्मीदवार को आवेदन प्राप्त करने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के बाद अगले जनवरी के 1 दिन तक 21 वर्ष की आयु प्राप्त करनी होगी। इन नियमों के तहत नियुक्ति के लिए ऊपरी आयु सीमा 40 वर्ष होगी। ठीक है, जनवरी 1 को कितनी होनी चाहिए, कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम कितनी होनी चाहिए, 40 वर्ष आयु होनी चाहिए। लेकिन इसके अंतर्गत ये छूट भी दी गई है, ये देख सकते हैं, बशर्ते कि ऊपर उल्लेखित ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी। किन किन को छूट दी जाएगी, इसमें देखिए 5 वर्ष की छूट किन को दी जाएगी, जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, ठीक है, एससी है, एसटी है, बैकलॉग क्लास है, और इसके अलावा जो आपके मोर बैकवर्ड क्लासेज हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, ठीक है, एससी, एसटी, ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर पिछड़ा वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस, उनको जो है ऊपरी आयु सीमा के अंदर 5 साल की छूट प्रदान की जाएगी, यानी वो 45 वर्ष की आयु तक भी जो है आवेदन करने के पात्र होंगे। ठीक है, और जो सामान्य वर्ग की जो महिला उम्मीदवार हैं, ये देखिए, सामान्य वर्ग की जो महिला उम्मीदवार है उनको ऊपरी आयु सीमा के अंदर 5 साल की छूट प्रदान की जाएगी। और जो ये आप देख सकते हैं, जो एससी, एसटी, ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर जो पिछड़ा वर्ग है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो है, इन सब कैटेगरी की जो महिलाएं हैं, ठीक है, उनको 10 वर्ष की ऊपरी आयु सीमा के अंदर छूट प्रदान की जाएगी, यानी वो 50 वर्ष की आयु तक भी अप्लाई करने के योग्य हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए, ये आपके सामने है एकेडमिक एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस। ठीक है, एक शैक्षणिक योग्यताएं और अनुभव किस प्रकार से निर्धारित किया गया है, क्या क्या योग्यताएं जो है वो बताई गई हैं, वो भी आप देख सकते हैं इसके अंदर। द क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एज लेड डाउन इन कॉलम 3 ऑफ द शेड्यूल फर्स्ट एंड, यानी कॉलम 3 और शेड्यूल फर्स्ट के अंदर जो योग्यताएं बताई गई हैं वो योग्यताएं इसके अंदर लागू होंगी। वो आगे मैं आपको बताऊंगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर, जिसको कि इस ऑर्डिनेंस के अंदर क्या नाम दिया गया, टीचिंग एसोसिएट नाम दिया गया है, ठीक है, उसके लिए क्या योग्यताएं हैं वो मैं आगे बताऊंगा आपको। और इसके अंदर दूसरी जो बात है वो क्या है, ये देखिए, देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी का कामकाजी ज्ञान और आपको राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, उपलब्ध संविदा पदों के अनुसार परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की संख्या और परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए उम्मीदवारों को नियुक्त करने के लिए एक लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। आपका जो सिलेक्शन होगा इसमें वो लिखित परीक्षा के माध्यम से होगा, और लिखित परीक्षा का संचालन जो है वो जो सक्षम एजेंसी है उसके द्वारा किया जाएगा। तो उस एग्जाम के लिए जो निर्धारित योग्यता है, उसके अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले जो अभ्यर्थी हैं वो भी एग्जाम में बैठने के योग्य हैं, लेकिन उनको ज्वाइनिंग से पहले अपनी जो योग्यता है उस योग्यता का प्रमाण पत्र जो प्रस्तुत करना अनिवार्य है। ठीक है, अब बात करते हैं रिजर्वेशन की। तो ये आप देखिए, रिजर्वेशन यानी आरक्षण जो है वो भी प्रदान किया गया है, इसका भी प्रावधान किया गया है।
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अधिक पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षण हेतु शासन द्वारा समय समय पर जारी प्रावधानों एवं नियम निर्देशों के अंतर्गत संविदा आधार पर सृजित पदों पर नियुक्ति हेतु आरक्षण का जो है प्रावधान किया गया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, महिलाएं और बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति आदि सब पर जो है आरक्षण के प्रावधान लागू होंगे। ठीक है। इसके बाद और क्या कहा गया है ये आप देखिए। नियुक्ति जो है आपकी किस प्रकार से होगी वो देखिए। ये नियुक्ति की प्रक्रिया, ठीक है, नियुक्ति की प्रक्रिया। तो पहला पॉइंट क्या है, आवेदन आमंत्रित करना, इनवाइटिंग ऑफ एप्लीकेशन, आवेदन आमंत्रित करना। तो इसमें क्या कहा है कि सेवा में संविदात्मक पदों पर भर्ती के लिए आवेदन भर्ती एजेंसी या नियुक्ति प्राधिकारी या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा आमंत्रित किए जाएंगे, जिन्हें नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में शक्तियां सौंपी जा सकती हैं। विशेष या सामान्य आदेश द्वारा कार्यकारी समिति ऐसे शर्तों पर जिन्हें वह उचित समझे, जैसा भी मामला हो, रिक्तियों को भरने के लिए विज्ञापन देकर या ऐसे अन्य तरीके से जो उचित समझा जाए। विज्ञापन में एक खंड शामिल होगा कि जो उम्मीदवार उसे प्रस्तावित संविदा पद पर कार्यभार स्वीकार करता है, उसे उस अवधि के दौरान समय समय पर सरकार द्वारा निर्धारित दर पर मासिक निश्चित पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा। ये इस पूरे पैराग्राफ का अर्थ है। इसके बाद में बशर्ते कि इस प्रकार विज्ञापित रिक्तियों के लिए उम्मीदवार या उम्मीदवारों का चयन करते समय भर्ती एजेंसी या नियुक्ति प्राधिकारी, जैसा भी मामला हो, यदि विज्ञापित रिक्तियों के 50% से अधिक की अतिरिक्त आवश्यकता की सूचना उन्हें प्राप्त होती है, चयन से पहले ऐसी अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए उपयुक्त व्यक्तियों का भी चयन करें। नियुक्ति की प्रक्रिया नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उचित समझे जाने पर ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में हो सकती है। ठीक है। तो एग्जाम आपकी ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी, इसका निर्धारण जो है सक्षम प्राधिकारी या नियुक्ति एजेंसी के द्वारा किया जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखिए ये आपके लिए है संविदा पद पर भर्ती की आवृत्ति। ठीक है। इसमें क्या कहा गया है कि वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित की जाएगी। संविदा जो भर्ती है वो वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित की जाएगी, जब तक कि भर्ती प्राधिकरण या कार्यकारी समिति ये निर्णय नहीं लेती कि भर्ती की जाएगी। इनमें से किसी भी पद के लिए संविदा पद पर किसी विशेष वर्ष में भर्ती नहीं की जाएगी। दूसरा पॉइंट है, तीसरा आवेदन का प्रपत्र, फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन। ये इस दूसरे पॉइंट का बताया आपको। ठीक है। अब तीसरा जो पॉइंट है फॉर्म ऑफ एप्लीकेशन, यानी आवेदन का प्रपत्र। आवेदन जो है कैसा होगा, आवेदन जैसा भी मामला हो भर्ती एजेंसी या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित प्रपत्र में दिया जाएगा और भर्ती एजेंसी या नियुक्ति प्राधिकारी के कार्यालय से जैसा भी मामला हो प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा शुल्क के भुगतान पर हो सकता है जो उनके द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। एप्लीकेशन फीस, तो सेवा में संविदा पद पर नियुक्ति के लिए उम्मीदवार को जैसा भी मामला हो नियुक्ति एजेंसी या नियुक्ति प्राधिकारी को समय समय पर उनके द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। ठीक है। इसके बाद में आप देख सकते हैं ये है आवेदनों और परीक्षाओं की जांच, स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशंस एंड एग्जामिनेशंस। इसमें क्या कहा गया है, पहला पॉइंट है कि भर्ती एजेंसी द्वारा प्राप्त आवेदन जो अपूर्ण पाए जाएंगे उन्हें अस्वीकार कर दिया जाएगा। परीक्षा में उपस्थित होने से पहले उम्मीदवार को स्वयं ये सुनिश्चित करना चाहिए कि वह नियमों में प्रदान की गई आयु, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव यदि कोई हो आदि के संबंध में शर्तों को पूरा करता है। परीक्षा देने की अनुमति दिए जाने से उम्मीदवार को पात्रता का अनुमान लगाने का अधिकार नहीं मिल जाएगा। भर्ती एजेंसी बाद में केवल ऐसे उम्मीदवारों के आवेदनों की जाँच करेगी जो लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। और जो दूसरा पॉइंट है इसमें क्या कहा है कि अभ्यर्थियों को निम्न के आधार पर लिखित परीक्षा में शामिल होना होगा। ठीक है। ये है, ये आप देखिए। और इसके बाद देखिए तीसरा जो पॉइंट है उसमें क्या कहा गया है, किसी उम्मीदवार की पात्रता या अन्यथा के संबंध में जैसा भी मामला हो भर्ती एजेंसी या नियुक्ति प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा। फिर स्कीम एंड सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन, इसमें क्या कहा गया है, पहला पॉइंट है संवर्ग में संविदा पद पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा
भर्ती एजेंसी या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जैसा भी मामला हो निर्दिष्ट परीक्षा की योजना और पाठ्यक्रम के अनुसार आयोजित की जाएगी। दूसरा जो पॉइंट है इसमें क्या कहा है, भर्ती एजेंसी किसी ऐसे उम्मीदवार की सिफारिश नहीं करेगी जो किसी भी लिखित पेपर में उपस्थित होने में असफल रहा हो। ठीक है, रिकमेंडेशंस इसमें यानी सिफारिशें, तो भर्ती एजेंसी या नियुक्ति प्राधिकारी जैसा भी मामला हो परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर उम्मीदवारों की एक सूची तैयार करेगा और योग्यता के क्रम में व्यवस्थित करेगा और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रेसित करेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चयन, सिलेक्शन किस प्रकार से होगा, सिलेक्शन ऑफ हियरिंग अथॉरिटी, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चयन किस प्रकार से होगा वो भी देखिए। नियम 1 के प्रावधानों के अधीन नियुक्ति प्राधिकारी उपनियम 7 के तहत भर्ती एजेंसी द्वारा तैयार की गई सूची में योग्यता के क्रम में उम्मीदवारों का चयन करेगा। ठीक है, बशर्ते कि उम्मीदवार का नाम सूची में शामिल करने से उसे नौकरी पर रखने का कोई अधिकार नहीं मिल जाता, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी आवश्यक समझी जाने वाली जांच के बाद संतुष्ट नहीं हो जाए कि ऐसा उम्मीदवार नौकरी पर रखने के लिए अन्य सभी मामलों में उपयुक्त है। ठीक है, संविदा पद की अवधि देखिए, पीरियड ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट, तो संविदा पद की अवधि जो है पहला पॉइंट इसका अर्थ जो है वो मैं आपको बता रहा हूं। क्या कहा है कि इन नियमों के तहत सृजित पदों पर पहली संविदा नियुक्ति 5 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए नहीं की जाएगी। फिर है सोसाइटी की अवधि समाप्त होने तक जो भी पहले हो, तथापि यदि सोसाइटी की अवधि आगे बढ़ाई जाती है तो सोसाइटी आवश्यकता के आधार पर एक बार में 3 वर्ष के लिए संविदा नियुक्ति की अवधि बढ़ाकर के संविदा नियुक्ति के नवीनीकरण का निर्णय ले सकती है। संविदा कर्मचारियों की और संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की उपयुक्तता का आकलन करने के बाद में संविदा नियुक्ति को उस तारीख से आगे नहीं बढ़ाया जाएगा जिस दिन संविदा पर नियुक्त व्यक्ति 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है। ठीक है, अब इसके अंदर जो मेन बात है योग्यता जो है वो मैं आपको बताता हूं कि कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। उसके पहले थोड़ा सा ये देख लो 2 नंबर का पॉइंट जो है ये इसमें क्या कहा गया है, 2 नंबर के पॉइंट में क्या कहा गया देखिए, संविदा पर नियुक्त किए गए व्यक्ति का कार्य मूल्यांकन रिकॉर्ड किया जाएगा ताकि अगले वर्ष के लिए संविदा पर नियुक्ति हेतु विचार किए जाने की स्थिति में उसके कार्य का मूल्यांकन किया जा सके। 3 नंबर का पॉइंट है संविदा नियुक्ति संविदा की अवधि समाप्त होने पर स्वतः समाप्त हो जाएगी तथा सेवा समाप्ति हेतु पृथक से आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद में 14 नंबर का पॉइंट है ऑर्डर फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल हियरिंग, संविदा नियुक्ति हेतु आदेश। तो इनके तहत संविदात्मक नियुक्ति के लिए चयनित व्यक्ति को नियुक्ति प्राधिकारी के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करना होगा। नियुक्ति प्राधिकारी इन नियमों के साथ संलग्न निर्धारित प्रपत्र में अनुबंध नियुक्ति आदेश जारी करेगा। ठीक है, फिर बात करते हैं रेमुनरेशन एंड अदर फैकल्टीज। ठीक है, पारिश्रमिक और अन्य सुविधाएं। तो पहला पॉइंट है इसमें ए, इन नियमों के तहत सृजित संविदा पदों पर चयनित व्यक्ति ऐसे एकमुश्त पारिश्रमिक का हकदार होगा जो वित्त विभाग की सहमति से प्रशासनिक विभाग द्वारा तय किया जा सकता है। प्रत्येक 1 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी करने पर मासिक एकमुश्त पारिश्रमिक को 5% बढ़ाकर अगले 100 रुपये कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा उसको मेडिकल एम पॉलिसी प्रीमियम का जो है वो भी उसका वो हकदार रहेगा, दुर्घटना बीमा पॉलिसी का भी वो हकदार रहेगा, नई पेंशन योजना का भी वो हकदार रहेगा। ठीक है, इसके अलावा उसको टीए जो है उसके संविदात्मक पारिश्रमिक से काटा जाएगा, उसकी बायोमेट्रिक जो उपस्थिति है वो अनिवार्य होगी। ठीक है, ये सारी बातें इसके अंदर दी हुई हैं। फिर देखिए एप्लीकेबिलिटी ऑफ लीव यानी अवकाश की प्रायोज्यता। ठीक है, इसमें कितने अवकाश दिए जाएंगे वो देखिए, संविदा पर नियुक्त व्यक्ति प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में 12 दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा तथा वर्ष के मध्य में चयन होने पर अथवा उसकी सेवा समाप्ति पर पात्रता की गणना की जाएगी। आकस्मिक अवकाश पूरे महीने के लिए आनुपातिक आधार पर दिया जाएगा। हालांकि नियंत्रण प्राधिकारी केवल उचित कारणों से एक कैलेंडर वर्ष के दौरान अर्जित छुट्टी के उपयोग की अनुमति दे सकता है। उपयोग न की गई छुट्टी कैलेंडर वर्ष के अंत में समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसमें अलग अलग जो है बातें बताई गई हैं। अब जो योग्यता इसके अंदर बताई गई है वो क्या है वो मैं आपको इसके अंदर बता देता हूँ। ये बाकी चीज़ें आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है,
अब जो बात योग्यता की है वो मैं आपको इसके अंदर बताता हूँ, क्योंकि फिर वीडियो जो है वो बहुत लंबा हो जाएगा। ये बाकी आप देख लीजिए इसके अंदर ये स्क्रीनिंग जो है किस प्रकार से स्क्रीनिंग की जाएगी, वो स्क्रीनिंग कमेटी है, उसके बारे में जानकारी दी गई है। अब ये योग्यता है, ठीक है। तो इसके अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर जो है उसको क्या नाम दिया गया है, टीचिंग एसोसिएट। टीचिंग एसोसिएट इसके अंदर क्या योग्यताएं बताई गई है वो आप देखिए। तो पहली बात तो इसमें ये बताई गई है, ये आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, एजुकेशन, लॉ, सोशल साइंस, साइंस, लैंग्वेजेज एंड जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, ये सारे जो विषय हैं उनके लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास में क्या योग्यता होनी चाहिए, असिस्टेंट प्रोफेसर की या टीचिंग एसोसिएट की, ठीक है। तो पहली बात इसमें क्या है कि गुड एकेडमिक रिकॉर्ड और संबंधित विषय जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं उस विषय में या उससे संबद्ध विषय में मास्टर डिग्री 55% मार्क्स के साथ में आपके पास में होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात इसमें क्या बताई गई है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के द्वारा या सीएसआईआर के द्वारा जो राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा नेट आयोजित कराई जाती है वो नेट आप क्वालिफाइड होने चाहिए, या स्टेट पात्रता परीक्षा जो होती है सेट या स्लेट वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए, ठीक है। तीसरी जो बात इसमें बताई गई है कि अगर आप ये क्वालिफाइड नहीं है तो आप जो है पीएचडी या एमफिल बेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं, पीएचडी या एमफिल बेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपकी पीएचडी या एमफिल यूजीसी रेगुलेशन 2009 या 2016 के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे अभ्यर्थियों को नेट, सेट या स्लेट से छूट प्रदान की जाएगी, वो डायरेक्ट पीएचडी एमफिल बेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं, एग्जाम इसके अंदर पात्र होंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपकी पीएचडी का जो रजिस्ट्रेशन है वो 11 जुलाई 2009 से पहले का है, ठीक है, ये आपकी पीएचडी 11 जुलाई 2009 से पहले की है, रजिस्ट्रेशन 11 जुलाई 2009 से पहले का है, डिग्री भले ही आपको बाद में मिली हो, तो आपके पास में एक प्रमाण पत्र होना चाहिए, और ये 5 बिंदु जो है इनको प्रमाणित करने वाला एक प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए कि आपने अपनी पीएचडी की डिग्री नियमित रूप मोड में प्राप्त की है, खुली मौखिक परीक्षा आयोजित की गई थी, और इसमें 2 बाह्य पर्यवेक्षकों के द्वारा आपके शोध का प्रकाशन वो जांच की गई है। उसके अलावा आपने 2 रिसर्च पेपरों का प्रकाशन किया है, जिसमें एक रिसर्च पेपर आपकी पीएचडी थीसिस से रिलेटेड था, 2 आपने पेपरों का वाचन किया है। ये 5 जो बिंदु है इनको प्रमाणित करने वाला एक प्रमाण पत्र जो है वो आपके पास में होना चाहिए, जो संबंधित विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार या डीन के द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। लेकिन इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर आपकी पीएचडी जो है वो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप 500 रैंक वाली किसी यूनिवर्सिटी से आपने पीएचडी की है, ठीक है, तो भी आपकी वो वैलिड मानी जाएगी, ठीक है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप 500 रैंक वाली किसी यूनिवर्सिटी से अगर आपने पीएचडी की है तो वो जो है वैलिड मानी जाएगी, ठीक है। और इसमें एक बात ये बताइए विशेष रूप से कि जिन सब्जेक्ट्स के अंदर यूजीसी या सीएसआईआर के द्वारा नेट कंडक्ट नहीं कराई जाती है उन विषयों में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो फिर गुड एकेडमिक रिकॉर्ड और संबंधित विषय या संबद्ध विषय में मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स के साथ आप अप्लाई करने के योग्य हैं, ठीक है। तो ये था दोस्तों आपके लिए राजशेष जो महाविद्यालय हैं उन महाविद्यालयों में जो नॉन टीचिंग और टीचिंग स्टाफ की नियुक्ति की जाएगी उससे जुड़ा हुआ आदेश। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।